पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबर्द आज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। आबादी में घुसते ही एक छोटी सी दुकान पर नजर पड़ी। कार रोककर हम उतर गए। नमस्ते चाचा। बूढ़े दुकानदार को आदाब कहकर मैंने मतलूबा मकान के बारे में इस्तफसार किया कि वो किसका है। वो फौरन बोला, पुत्र वो मकान तो श्याम भोसले का है, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, चाचा हमें चंद दिन रहने के लिए मिल सकता है क्या? वो खौफजदा लहजे में बोला, ऐसा गलती से भी मत सोचना, वहाँ रात के समय रचना कुमारी और उसके शौहर महेश के भूत फिरते हैं। सतीश ने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा, ये रचना कौन है चाचा? बूढ़े ने कहा, शाम के पुत्र महेश ने एक शहरी लड़की से शादी की और उसी की ईमा पर पहाड़ी के दामन में खेतों के बीचों बीच वो खूबसूरत सा घर बनाया। बहुत सुंदर छोरी थी। एक दिन शहर से सयाहों की टोली वहां पहुंची। उन्होंने पहाड़ी के दामन में खैमे लगाए, खाना वगैरह तैयार किया, खूब हल्ला गुल्ला किया, ऊंची आवाज में मौसीकी सुनते रहे। शोर शराबा सुनकर बेचारी रचना भी तमाशा देखने करीब गई। 2-3 ओबाश लड़कों ने उसे देखा तो उनकी नीयत खराब हो गई। वो रात के वक्त उनके घर में घुस गए। महेश ने मुकाबला करने की कोशिश की, मगर वो बेचारा अकेला क्या कर सकता था। उन्होंने महेश की हत्या करके उसकी बीवी रचना की इज्जत खराब की और फिर उसका गला भी घोंट दिया। श्याम बेचारा जवान बेटे और बहू की हत्या पर गुमसुम रहने लगा। उसकी पत्नी तो आधी पागल हो गई। गांव वालों की कोशिशों से पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, मगर आज तक हत्यारों को तलाश नहीं कर पाई। इस वाक़े को साल हो गया है और तब से ये मकान बंद है। गांव के बहुत से आदमियों ने वहां रात को रोशनी भी देखी। कभी कभार किसी औरत के चीखने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। पंडित जी का कहना है कि वो रचना कुमारी की बेचैन रूह है जिसे अपने हथियारों की तलाश है। मैंने पूछा, श्याम भोसले हमें कहाँ मिल सकता है? बूढ़े दुकानदार ने मुंह बनाते हुए श्याम के घर की तरफ हमारी रहनुमाई कर दी। शायद हमारे बेखौफ चेहरे देखकर उसे लगा था कि हम उसे झूठा समझ रहे हैं। मैंने दुकान से निकलने से पहले कहा, शुक्रिया चाचा, आपने हमारी रहनुमाई की, और चिंता न करो, हम वहाँ दिन के समय जाया करेंगे, रात को कहीं और डेरा लगा लेंगे। वो खुशी से मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद हम एक पुराने से मकान के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। इस झोंपड़ी नुमा मकान से खेतों के बीच बने पुख्ता कमरे रहने के लिए बेहतरीन थे, मगर क्या करो उस जगह का जहां इस तरह मावराई खेल तमाशे बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। पाकिस्तानियों में भी तवहुम परस्ती काफी ज्यादा है और ऐसी जगहों को मनहूस और बुरा ख्याल किया जाता है जहां किसी का कत्ल हुआ हो। अलबत्ता दीन इस्लाम में ऐसी फजूलियात की कोई जगह नहीं। बदरूह, बुरी आत्मा, भूत प्रेत, चुड़ैलें, परी, साया, पिछल पैरी वगैरह किस्से कहानियों की बातें हैं। सिर्फ जिन्नात का वजूद बरहक है, मगर उनके बारे में भी यार लोगों ने ज्यादातर अफसाने और झूठे वाकयात तराश रखे हैं। वरना हकीकत यही है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है और ऐसी कोई दूसरी मखलूक उससे बरतर नहीं हो सकती। दरवाजा खोलने वाला एक बूढ़ा था। हमने हाथ जोड़ते हुए प्रणाम कहा। जवाबी प्रणाम करते हुए वो सवालिया नजरों से हमारी शक्लें घूरने लगा। मैंने तस्दीक चाही, आपका नाम श्याम है? उसने आहिस्ता से सर हिला दिया। उसका गुमसुम चेहरा देखकर लग रहा था कि आज तक वो अपने जवान बेटे का गम दिल से नहीं निकाल सका। मैंने कहा, श्याम चाचा, हमें चंद दिन रहने के लिए आपके मकान की जरूरत है। उसने हकलाते हुए पूछा, कौन सा मकान? मैंने वजाहत की, खेतों के बीच बना हुआ मकान जिसकी 4 दीवारी सरकंडों की बनी हुई है। उसके चेहरे पर अजियत उभरी। वो अफसुर्दा लहजे में बोला, मगर पुत्र वो तो। मैं कता कलामी करते हुए बोला, हमें सब कुछ मालूम है श्याम चाचा, मगर बेफिक्र रहें, हम सिर्फ दिन के औकात में वहां रहेंगे और आपको किराया भी देंगे। ये कहते हुए मैंने चंद बड़े नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। इतनी ज्यादा रकम देखकर वो हैरान रह गया। उसने कांपते हाथों से नोट पकड़े और शुक्रगुजार हुआ। धन्यवाद पुत्र, भगवान आपको सुखी रखे।
हम वापस मुड़े और चक्कर काट कर मकान के सामने पहुंच गए। सुबह नाश्ते के बाद पानी का घूंट पीने का मौका तक नहीं मिला था और उस वक्त दोपहर होने वाली थी। मैंने कार से नीचे उतरते हुए सतीश को मुखातिब किया, तुम करीबी शहर से खाना ले आओ, चाय का राशन भी लेते आना, 2 गद्दे और लिहाफ भी लाना क्योंकि रात गुजारने के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी। मैं जरा कमरे की सफाई कर लूं। उसने इस बात में सर हिलाते हुए कार मोड़ ली, जबकि मैं कच्चे रास्ते पर चलता हुआ मकान की तरफ बढ़ गया। सरकंडों की बाड़ के बीचों बीच छोटा सा रास्ता छोड़ा गया था, जिसके दरमियान सरकंडों ही का बना हुआ दरवाजा लगा था, मगर उस वक्त दरवाजा टूटकर नीचे गिर चुका था। बाड़ भी जगह जगह से खराब हो चुकी थी। छोटे से सहन में पत्तों का अंबार लगा था। एक कोने में हैंड पंप लगा हुआ था। मैंने चला कर देखा, थोड़ी सी कोशिश से पानी निकल आया था। वैसे भी वहां पानी की कमी नहीं थी क्योंकि चंद किलोमीटर के फासले पर दरियाए खारी गुजर रहा था। कमरों के दरवाजे पर जंगालूद ताले लटके थे। मैंने जैसे ही एक ताले को पकड़कर हल्का सा झटका दिया, ताला आसानी से खुल गया। यकीनन वो ताले पहले ही कोई तोड़ चुका था और अब बस दिखावे के लिए कुंडों में लटके हुए थे। दरवाजे को धकेलते हुए मैंने अंदर कदम रखा। कमरा गर्द गुबार से अटा पड़ा था। वो कमरा अंदर से मजीद 2 हिस्सों में तकसीम था। आधा कमरा बावर्ची खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था और आधा नशिस्त गाह के लिए मुख्तस किया गया था, मगर वहां से फर्नीचर गायब था। बावर्ची खाने में भी चंद अध जली लकड़ियों और एक चूल्हे के सिवा कोई चीज दिखाई न दी। चूल्हे के अंदर लोहे का पाइप जड़ा हुआ था जो छत से बाहर निकल गया था। यूं वहां लकड़ी जलाने से धुआं अंदर नहीं फैल सकता था। मैंने दूसरे कमरे का जायजा लिया, वो भी खाली था। उसके साथ मुल्हिका बैतुल खला भी था। मैं सहन में निकल आया, कीकर के दरख्त से चंद सब्ज टहनियां तोड़कर झाड़ू बनाया और कमरों की सफाई को जुट गया। सतीश के आने तक मैं कमरों की सफाई वगैरह कर चुका था। उसने आमद का ऐलान हॉर्न बजाकर किया था। मैं उसके पास पहुंच गया। कार की डिग्गी और अकबी नशिस्त में रखा जरूरी सामान हम अंदर ले जाने लगे। एसरवन का बैग भी मैंने साथ ले जाना जरूरी समझा। सबसे पहले हमने डटकर खाना खाया और फिर ख्वाबगाह में गद्दे बिछा दिए। सतीश मोमबत्तियों के 2-3 पैकेट भी ले आया था। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए वुजू करके असर की नमाज पढ़ी और फिर सतीश को साथ लेकर पहाड़ी की जानिब चल पड़ा। वहां फायर के लिए मुनासिब जगह तलाश करके मैंने जरूरी फासले नापे और गुरूब आफ्ताब तक वापस लौट आए। सतीश ने मोमबत्ती जला ली। मैं मगरिब पढ़ने लगा। काफी दिनों के बाद सजदा करने का मौका मिला था। शाम की नमाज मेरे साथ सतीश ने भी पढ़ी। नमाज के बाद वो थोड़ी देर गुमसुम बैठा रहा, फिर उसकी हल्की सी बड़बड़ाहट उभरी। जानते हो कितने अरसे के बाद ये नेमत मयसर हुई है? मैंने कहा, तुम चोरी छुपे तो पढ़ सकते हो यार। वो दुखी दिल से बोला, हमारे चारों तरफ हर वक्त खतरा मंडला रहा होता है, तभी डर लगता है कि किसी ने देख लिया तो भांडा फूट जाएगा। गहरा सांस लेते हुए मैंने चुप साध ली। वतन की खिदमत में जिनसे इबादत की लज्जत भी छिन जाती है, उनके बारे में वाहियात तबसरे करना तो निहायत आसान है, मगर कोई उनकी तरह सिर्फ एक दिन गुजार कर देखे तो उसे पता चले कि मुश्किल किसे कहते हैं, दुश्वारी क्या होती है, मौत के साए में जिंदगी गुजारना कितना वहशतनाक है और तकलीफ और अजियत किस चिड़िया का नाम है। लम्हा भर के बाद उसकी आवाज उभरी, मेरा नाम अब्दुल रशीद है, ताल्लुक लकी मरवत से है। यहाँ 5 साल हो गए हैं। जब यहाँ आ रहा था तब बूढ़ी माँ और हामिला बीवी को घर छोड़ाया था। बाद में एक बच्ची हुई जिसकी तस्वीर ही देख सका हूँ। ना मालूम सच में उसे देखना नसीब होगा या नहीं। मैंने उसे अफसुर्दगी से निकालने के लिए मज़ाही अंदाज में कहा, पख्तून है। वो खफीफ अंदाज में बोला, लगता है पश्तो बोलना भी भूल गया हूँ। ये फिक्रा उसने खालिस मरवत पश्तो में अदा किया था। पश्तो जबान भी थोड़े बहुत फ़र्क के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ कौमों में मुरव्विज है। पिशावर, मर्दान, स्वाबी, सवात वगैरह की पश्तो अलग है। करक की खटक कौम का लहजा जुदा है। मरवत कौम का अपना अंदाज है। कोयटा वाले किसी और लहजे में पश्तो बोलते हैं और अहले वजीरिस्तान का लहजा सबसे मुख्तलिफ है। मैंने कहा, मादरी बोली कहाँ भूलती है दोस्त। उसने मौजू को थामे रखा, बोला, तुम भी पठान हो। मैं नफी में सर हिलाते हुए हंसा, खालिस पंजाबी हूँ। पठान बीवी के हत्थे चढ़ गया और पश्तो सीखना पड़ी। आंखों के सामने पलवशा का मोहना चेहरा चमकने लगा। उसने इश्तियाक से पूछा, शादी कैसे हुई? मैंने जान छुड़ाना चाही, लंबी कहानी है यार। वो मुसिर हुआ, लंबी रात काटने के लिए यकीनन मददगार साबित होगी। उसका इश्तियाक देखते हुए मैंने पलवशे की कहानी जुज़वी तफसील से सुना दी। वो दिलचस्पी से मुतवज्जे रहा। मेरे चुप होते ही तहसीन आमेज लहजे में बोला, लगता है हमारी बहन काफी धांसू किस्म की ज़ौजा है। ऐसी वैसी खुशगवार लहजे में कहते हुए मैं नमाज पढ़ने के लिए उठ गया। वो जायजा लेने बाहर निकल गया। फारिग होकर सोने को लेटा तो अब्दुल रशीद उर्फ सतीश ने बताया, हमारे निगरानी करने वाले बंदे अपनी जगह पर पहुंच गए हैं। मैंने कहा, गोया दुश्मन से बातचीत की जा सकती है।
मैं अजीत रॉय का मोबाइल फोन ऑन करके मोहन भिमानी का नंबर ढूंढने लगा, जो महाराज मोहन के नाम से महफूज मिला। अजीत रॉय वही गुंडा था जिसे मैंने जख्मी छोड़ दिया था। कॉल करने पर पहली ही घंटी उठा ली गई। करख्त आवाज सुनाई दी, ये तुम हो अजीत? मैंने मोबाइल का स्पीकर ऑन करते हुए तंजिया अंदाज में कहा, नहीं, ये अजीत की दुर्गत बनाने वाला है। वो गुर्राते हुए बोला, ओह, तुम्हारी इतनी जुर्रत के बराह रास्त मुझसे राब्ता करने की हिमाकत कर ली। मैंने उसकी धमकी को पांव की ठोकर में उड़ाते हुए कहा, देखो बे, अपनी हद में रहो। मैंने तुम्हारे कतूरे को वाज़े पैगाम देते हुए अपनी शर्त बता दी थी। एक बार फिर दोहरा दूं कि अगर तबई मौत मरना चाहते हो तो रुकमनी से दूर रहना। जो कुछ पहले हुआ उसे तुम्हारी लाइल्मी में की हुई गलती समझकर माफ कर रहा हूँ। आइंदा ये उम्मीद न रखना। वो बोला, तुम बस अपनी अजियतों में इजाफा कर रहे हो। वो बमुश्किल धाड़ने से रुका था। मैं उसकी हैसियत को गाली के साथ उजागर करते हुए बोला, अबे तेरे जैसे को अच्छी तरह जानता हूँ। जो मलिच, महाराज श्रीनाथ यादव जैसे महान पुरुष को धोखा दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन याद रखना, इस बार तुम्हारा टाकरा बहुत गलत शख्स से हो गया है। तो बेहतर होगा कम कहे को गनीमत जानो और मेरी महबूबा का पीछा छोड़ दो। बोला, रुकमनी सिर्फ मेरी है साले, मैं तेरी। उसके बाद उसके मुंह का गटर खुल गया था। उसका गुस्सा देखते हुए यकीन हो गया कि उसने मेरे बिछाए हुए जाल में कदम रख दिए। मैं सुकून से उसके मुगल्लज़ात सुनता रहा। जो ही मेरी बारी आई, निहायत ठंडे लहजे में बोला, मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने से तुम कुत्ते की मौत मरने से बच जाओगे। तुमने एक मासूम को दागदार कर दिया। इस गलती पर ही तुम्हारी हत्या करना जायज हो जाता है, लेकिन सुधरने का एक मौका दे रहा हूँ। अगर बुद्धि में मेरी बात न बैठी तो जल्द ही तुम्हारी विधवा श्राद्ध दे रही होगी। हिंदुओं के मुर्दों के नाम का खाना जो उनके निजात के लिए देवताओं को चढ़ाया जाता है और ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, उसे श्राद्ध कहते हैं। वो हत्थे से उखड़ते हुए बोला, हिम्मत है तो सामने आकर बकवास कर, ताकि तुम्हें वहीं घुसेड़ूं जहां से निकले थे। मैं पुरसुकून अंदाज में बोला, भौंकने से कोई बहादुर बनता तो ये एजाज कुत्ते किसी को न देते। उसके मुंह से फिर मुगल्लज़ात का तूफान उबल पड़ा। वो गुस्से की इंतहा को पहुंच गया था। यकीनन उसके सामने होता तो वो कब का मुझ पर हमला कर चुका होता, क्योंकि आज तक किसी को जुर्रत नहीं हुई थी कि उसके सामने ऊंची आवाज में बात कर पाता, और मैं उसे खरी खरी सुना रहा था। मैं भी बाजारी अंदाज इख्तियार करते हुए बोला, अबे साले, तुम्हें भौंकने के अलावा कुछ आता भी है? सुबह से ट्याऊं ट्याऊं लगाई हुई है और अपने भले की बात भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठ रही। वो बोला, एक दफा तू सामने आ जा, मैं तेरी। और फिर वो गलीज गालियां शुरू हो गईं। मैंने जल्दी पर पेट्रोल छिड़का। कहा, मुझे ढूंढना आसान नहीं है पुत्र, अलबत्ता तुम पर हर वक्त मेरी नजर होगी, और जब भी मौका मिला सर में गोली मारकर तेरा गंदा भेजा निकाल दूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि रुकमनी और मेरी तलाश का ख्याल दिल से निकाल दे। वैसे भी जहां मैं मौजूद हूँ, जहां नर्क में जलता हुआ तुम्हारा पिता भी मुझे ढूंढ नहीं सकता। वो फुनकारते हुए बोला, एक बार मेरे हाथ आ जा, तेरी वो हालत करूंगा कि सातों जन्म तक मोहन भिमानी का खौफ तेरे दिल से नहीं निकलेगा। मैंने कहा, अबे कायर, रहने दे ये डींगे। तेरे जैसे चूहे बस लड़कियों के लिए शेर बनते हैं, वरना अपने बिल से बाहर निकलने की हिम्मत उनमें नहीं होती। एकदम उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। यकीनन अब मेरी बातों को हजम करना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। कॉल मुनक़ता होते ही अब्दुल रशीद तहसीन आमेज लहजे में बोला, तुमने उसे सही तपा दिया है। मुझे तो लगता है अभी अभी हमारी तलाश में निकल खड़ा होगा। मैंने मुतनब्बे किया, अपने बंदों को चौकन्ना कर दो, उनकी जरा सी गलती से हमारी जान जा सकती है। वो मुझे तसल्ली देते हुए बोला, बेफिक्र रहो, वो निगरानी के माहिर हैं। इसके अलावा मैंने देवगढ़ में मौजूद अपने लोगों को भी चौकन्ना कर दिया है। आश्रम से निकलने वाली हर गाड़ी पर उनकी नजर होगी। मैंने कहा, तो फिर आराम करते हैं। ये कहकर मैंने आंखें मूंद ली। वो भी मोमबत्ती बुझाकर अपने बिस्तर में हो गया। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मुझे रशीद ने आवाज देकर जगाया, आकाश भैया उठ जाओ। मैंने पूछा, क्या हुआ? दस्ती घड़ी का डायल रोशन करके वक्त देखते हुए मैं उठ बैठा। हिंद से 4 बजने का ऐलान कर रहे थे। वो मुतवहश अंदाज में बोला, आश्रम से 2 गाड़ियां निकली हैं और उनका रुख इसी जानिब है। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, बहुत अच्छी खबर है। लगता है वो पहली रोशनी में हमें घेरना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त इंसान उमूमन गाफिल होता है। उसने तशवीश ज़दा अंदाज में कहा, अब क्या करें? मैंने इत्मीनान से कहा, तुम्हारे करने को कुछ नहीं है, बस खुद को सर्दी से बचाओ, दुश्मन को मैं संभाल लूंगा। वो मुताज्जिब हुआ, यार तुम्हारे लहजे से जरा भी नहीं लगता कि दुश्मन हम पर हमला करने आ रहे हैं। मैंने उसकी ढारस बंधाई। कहा, घबराना तो दुश्मन को चाहिए, क्योंकि वो हमारे लगाए हुए शिकंजे में गर्दन रखने आ रहे हैं। उसने मोमबत्ती जलाते हुए पूछा, उन्हें यहाँ तक पहुँचते हुए कितना वक्त लगेगा?
मैंने कहा स्नाइपर के लिए कोई मान ही नहीं रखता कि दुश्मन कितनी देर में उस तक पहुंचेगा, वो बस इंतजार करना जानता है, इसलिए हम अभी अपने मोर्चे में जाएंगे। ये कहते हुए मैं जूते पहनने लगा। उसने मेरी तकलीद की। अगले 5 मिनटों में हम बाहर निकल आए थे। मेरे मशवरे पर रशीद ने एक और मोमबत्ती भी जला दी। सर्दी अच्छी खासी बढ़ गई थी, लेकिन हमने गर्म कपड़े पहने हुए थे। सरकंडों की बाढ़ से निकलते हुए उसने पूछा, कार साथ ले जाएंगे? मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं, मैं चाहता हूँ उन्हें जरा भी शुबा ना हो और कार देखकर उनका यकीन पुख्ता हो जाएगा कि हम कमरों के अंदर ही मौजूद हैं। उसने चुप साध ली। पहाड़ी की बुलंदी तक पहुंचने में हमें 20-25 मिनट लगे थे। एक मुनासिब जगह का इंतखाब करके मैंने SR-1 को बैग से निकाला और पुर्जों को जोड़ने लगा। यहाँ एक बात ध्यान में रखें कि स्नाइपर राइफल को सिफर करने के बाद अगर उसकी टेलीस्कोप साइट को राइफल से उतार दिया जाए तो राइफल की सिफरिंग में फर्क पड़ जाता है। इस वजह से मैं SR-1 की टेलीस्कोप साइट को उसके माउंट से नहीं उतारता था ताकि फायर की दुरुस्ती में फर्क ना आए। मैगजीन भरकर मैंने राइफल पर चढ़ाई। एक फालतू मैगजीन भी भरकर साथ रख दी ताकि ज्यादा दुश्मनों पर फायर करने की तैयारी मुकम्मल हो। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, इसलिए मैंने विंड मीटर के इस्तेमाल से गुरेज किया। यहाँ से कमरों और कार का फासला भी दिन को नाप चुके थे, इसलिए चुपके से राइफल के अकब में लेट गया और इंतजार करने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आप हमारी कहानी पसंद कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक करने से और आपके कमेंट करने से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है, तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिए और हमें अपने कमेंट से आगाह कीजिए। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।